Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 16th lecture of the information security and our topic is IT security management and risk assessment. के information security में IT security management में risk assessment क्या है? That what is risk assessment in this area? So we start our lecture. First of all, we discuss about the content. First of all, we discuss about the terminologies: security risk assessment, detailed risk analysis process. In detailed risk process analysis, we discuss about the assess identification, system characteristics, threat identification, vulnerabilities identification, analyze risk, and control analysis, likelihood determination, impact analysis, consequence determination, risk determination, and control recommendation and result documentation. These are all things that we cover in our today's lecture. So let's start our topic. First of all, terminologies. The terminology that used in the risk assessment, so we should know about these terminologies, that what is these, कि जब हम ये पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इनका मतलब क्या है एक्चुअल में. सबसे पहले एसेट, एनीथिंग डेट हैज़ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी वो चीज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स दे, दैट इज़ एसेट. वो एसेट्स चाहे आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हों, वो एसेट्स चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हों, वो एसेट्स कुछ भी चीज़, वो चीज़ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे. क्लियर. सेकंड है थ्रेट, अ पोटेंशियल कॉज ऑफ एन अनवांटेड इंसिडेंट विच मे रिजल्ट इन हार्म टू अ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. अ पोटेंशियल कॉज ऑफ एन अनवांटेड, ऐसा इंसिडेंट जो हम नहीं चाह रहे होते और वो हो जाए और उसके रिज़ल्ट में हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आए या हमारे सिस्टम हार्मफुल हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ठीक ना हो, उसे कहते हैं थ्रेट. थ्रेट के बारे में ओबियसली आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा लेक्चर्स ले चुके हैं तो उसमें बहुत दफ़ा थ्रेट का वर्ड भी यूज़ हुआ है. थ्रेट आपके सिस्टम पे अगर कोई आपके सिस्टम कोई हैक करने की कोशिश करता है उसको भी थ्रेट कहते हैं, या कोई वायरस आ जाता है, डेट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ थ्रेट. तो इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना है. तो थ्रेट क्या है कि वो चीज़, वो वाक़या जो इम्प्लीमेंट होने से आपके सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लमेटिक हो, जो आपके सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हार्मफुल हो, दैट इज़ अ थ्रेट. Vulnerability is a weakness in an asset or a group of assets which can be exploited by a threat. कि आपके जो एसेट्स हैं, मैंने आपको बताया ना, एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करती हैं. तो आपकी एसेट्स जो बहुत सारे अगर एसेट्स हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स, वो थ्रेट के ज़रिए एक्सप्लॉइट हों, यानी उन पे थ्रेट हो और वो हार्मफुल हो जाए. एक तो एसेट्स आपके वो हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके सिस्टम को बेनिफिशियल हैं, के लिए बेनिफिशियल हैं, और उस पर अगर थ्रेट आ जाए तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर organization or your system. So these are the vulnerabilities. Risk, now this is very important terminologies that is used in the business or the system, that कुछ भी हम करें तो उसमें जो सबसे important चीज़ होती है वो होती है risk. The potential that a given threat will exploit vulnerabilities of an asset or group of assets to cause loss or damage to the asset. कि अगर हमारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं उनको लॉस या डैमेज होने का ख़तरा हो, डेट इज़ अ रिस्क. वो हम रिस्क ले रहे होते हैं, उनको ख़त्म होने का या उनका डिस्ट्रॉय होने का प्रॉब्लम हो या कुछ भी उनकी वो इस तरह का इशू चले, तो उसमें हम रिस्क लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, या तो हमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे या हमें नुकसान हो जाएगा. तो जब भी आप कोई कारोबार या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी आप रिस्क की बेस पे करते हैं. Obviously you are not 100% श्योर कि बिज़नेस से आपको
इतना बेनिफिट होगा या इतना प्रॉफिट आप लेंगे। आप रिस्क पे ही वो स्टार्ट करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है या नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है या उसमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ रिस्क, जो कि हमारी रिस्क असेसमेंट में हमने इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिस्क है। आगे है सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट। क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस एज मे हैव वल्नरेबिलिटीज़ और वेस्ट मनी। ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रोसेस में यूज़ हों जो कि हमारी मनी को, पैसे को वेस्ट करें, और वल्नरेबिलिटीज़ मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपकी जो एसेट्स हैं उन पे थ्रेट आ जाए या उनमें प्रॉब्लम आ जाए, तो वो क्या होगा, हमारी वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी या वल्नरेबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो ये है रिस्क असेसमेंट जो हमारी सिक्योरिटी के हैं। आइडियली एग्जामिन एवरी एसेट वर्सेस रिस्क। तो हम जो हर एसेट्स को इस तरह लेकर चलें कि उसमें रिस्क भी हो सकता है, उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारी स्टार्टअप पे ही माइंड में होनी चाहिए। नॉट फिजिबल इन प्रैक्टिस। अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हमें वो फिजिबल नहीं लग रहा, हमें रिस्क तो लेना होगा, तो प्रैक्टिकल चीज़ों में ये रिस्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो सिक्योरिटी के बेस पे हो। तो हमें, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चूज़ वन ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन अर्थ रिसोर्सेज एंड रिस्क प्रोफाइल। उसमें बेस लाइन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कंबाइन, ये 4 चीज़ें हैं जिनमें से आप कोई चूज़ करते हैं अपनी रिसोर्स और रिस्क प्रोफाइल पे, ठीक है। या तो आप बेस लाइन उसकी इस तरह बनाते हैं और उस पर आप रिस्क लेते हैं, या उसकी इनफॉर्मल के लिहाज से आपको वो ठीक लग रहा था, या फॉर्मेलिटी उसमें इतनी इस तरह की होती है कि आप, या कंबाइन, या आप कॉम्बिनेशन की कोई बिज़नेस की अपनी सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों के साथ कंबाइन हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपका, तो वो भी आपकी रिस्क में आ जाता है, प्रोफाइल में। आगे है बेसलाइन अप्रोच। यूज़ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, इजी, चीप, कैन बी रेप्लिकेटेड। जो आसान चीज़ हो, जो सस्ती भी हो, ऑब्वियसली हम अगर कोई चीज़ स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें, या हमारी आईटी की सिक्योरिटी में, या जो भी हम देख रहे हैं, तो उसमें हमें होता है कि जो चीज़ आसान हो और सस्ती हो। ये नहीं कि हम सबसे महंगी कॉस्टली चीज़ सेलेक्ट कर लें और वो भी इतनी डिफ़िकल्ट के बाद भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो इजी, चीप एंड रेप्लिकेटेड, जिसको हम रेप्लिकेट कर सकें, यानी 1 से आगे 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह हम उसको मल्टीपल अपनी चीज़ों में रेप्लिकेट कर सकें। ये नहीं कि जो हमने बना दी, अब दोबारा से अगर हमने कुछ करना है तो न्यू हम ज़ीरो बेस से फिर स्टार्ट करें। हम उसी को रेप्लिकेट करते जाएं, जिससे हमारी रिसोर्सेज बच जाते हैं, जिससे हमारी मनी भी बच जाती है और जिससे हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है। बट गिव्स नो स्पेशल कंसिडरेशन और ORG के स्पेशल कंसिडरेशन इसमें कोई नहीं होती। जब आप कोई काम स्टार्टअप करते हैं, इसमें कंसिडरेशन आपको नहीं होती कि ये कंसिडर कर लें, ये कंसिडर, जो आपने बेसलाइन बनाई होती है आप उसी को लेके आगे चल रहे होते हैं। मे गिव टू मच और टू लिटिल सिक्योरिटी। या तो आपको इसमें बहुत सिक्योर होते हैं कि ये जो मैंने अपनी सिस्टम लेकर चल रहा हूँ इसमें मैं बहुत सिक्योर हूँ, या बिल्कुल भी आपको सिक्योरिटी नहीं होती, आप बिल्कुल 100% रिस्क पे चल रहे होते हैं, या आप इतने सिक्योर होते हैं, आपको पता होता है कि मैं तो प्रॉफिट में ही जाऊंगा, मेरा लॉस में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे है, वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट सेफ गार्ड अगेंस्ट मोस्ट कॉमन थ्रेट्स, कि हमें जो कॉमन थ्रेट्स हैं, जैसे मैंने थ्रेट्स का, हमने जब टॉपिक पढ़ा था मैं काफ़ी थ्रेट्स के डिस्कस किया था, जो वो थ्रेट्स हैं उनके लिए हमें सेफ गार्ड्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि हम उनसे बच सकें। अगर वो हों या ना हो, अगर हों तो हम उनसे पहले बच सकें, ना हों तो भी हमारे लिए वो बेहतर हो, ठीक है। बेसलाइन रिकमेंडेशन एंड चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल फ्रॉम वेरियस बॉडीज़, कि जो आपकी बेसलाइन जिसको आपको लेकर हैं उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं और जो आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसमें वो आपकी डिफरेंट
कमांड्स पे होने चाहिए, डिफरेंट आपके रिस्क पे या डिफरेंट चीज़ों पे होनी चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान पे, किसी एक ही बंदे पे आप रिलायबल नहीं हो सकते। अलोन ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिर्फ एक ही, मतलब उसमें आप कॉम्बिनेशन ना करें, उसमें आप पार्टनरशिप ना करें, उसमें आप अकेले अगर ऑर्गेनाइजेशन को रन करें तो वो अगर छोटा तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, छोटे से आप स्टार्ट करें, आप अकेले स्टार्ट करें, डेट इज़ अ गुड इनफ। वजह ऐसी कि आप पार्टनरशिप करें और उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। क्लियर? आगे है cyber security control checklist. This is a cyber security control checklist. This is a simple checklist designed to identify and document to existence and status for a recommendation basics set. ये डिफरेंट चेकलिस्ट हैं कि कौन कौन सी आपको पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिसमें है डज योर स्टाफ वोटर ID बैज। इस ये एक परफॉर्मेंस है जिसको आप देख लेंगे। ये बस एक फिज़िकल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं और इसको देख के आप इजीली फिल कर सकते हैं। बस ये एक आपको समझाने के लिए है कि साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल चेकलिस्ट किस तरह है। इसके बाद वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ना, वो साइबर सिक्योरिटी पे ही है। तो इंशाल्लाह हम साइबर सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे है इनफॉर्मल अप्रोच। कंडक्ट इनफॉर्मल प्रैग्मेटिक रिस्क एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशंस IT सिस्टम, कि हमें ऐसी इनफॉर्मल प्रैग्मेटिक हमें रिस्क एनालिसिस ऐसे करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के लिए कि हम ये वाली अगर स्टेप्स लेंगे तो ये हमें रिस्क आ सकता है, ये वाला स्टेप लेंगे तो हमें ये रिस्क मिल सकता है। तो ये जो सारी डिपेंड हैं आपकी रिस्क असेसमेंट्स पे। ठीक है, तो कि आपने जो आपके प्लान्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टार्ट की, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स वगैरह एनालिसिस वगैरह जो आप एनालाइज करते हैं, एनालिसिस आपने किया होता है, उस सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक्सप्लॉइट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ एनालिस्ट, डिफरेंट एनालिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसमें उनके नॉलेज को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, उनकी बेसलाइन को लेके, उनके नॉलेज को लेके आप अपने प्लान्स और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग टू अपने रिसोर्सेज अपने प्लान बनाएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करें और उनको एनालाइज करके एनालिसिस बनाएं और फिर चीज़ों को लेके आगे चलें। फेयरली क्विक एंड चीप, एक तो जल्दी काम होना चाहिए, ये नहीं है कि आज एक सोचा फिर 10 दिन के बाद, फिर 1 मंथ के बाद, 2 साल के बाद तो आप लटका रहे हैं। मे बी तब तक आपके रिसोर्सेज भी, टेक्नोलॉजी भी सारी वो ओल्ड हो जाए। और चीप होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले लें, बहुत ज़्यादा पैसे लगा लें, सस्ता होना चाहिए। डज एड्रेस सम और जी स्पेसिफिक इश्यूज़, और वे दी कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। सम रिस्क में बी इनकरेक्टली असेस्ड, और कुछ आप रिस्क ऐसे लेते हैं जो कि करेक्ट नहीं होते। ठीक है, जो कि इनकरेक्टली वे में जा रहे होते हैं। स्क्यूड बाय एनालिस्ट व्यूज़ वेरीज ओवर टाइम के अकॉर्डिंग अपने एनालिस्ट भी देखते रहें, उनके व्यूज़ को चेंज करवाते रहें, उनके व्यूज़ लेते रहें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस को चेंज करते रहें, अपने प्लान्स को। तो ये ज़रूरी है। सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज़ ऑर्जिस, कि स्मॉल या छोटा साइज़ हो या मीडियम साइज़ के आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वो आप लेकर चलें। ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी, अब आप कहें कि मैं मिलियंस में कोई एक फॉर्म इकट्ठी स्टार्ट करो। नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल लेवल। आगे है डिटेल्ड फॉर्मल रिस्क एनालिसिस, जिसमें है मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ऑल्टरनेटिव असेस यूजिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोसेस। मोस्ट कम्प्रिहेंसिव ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। असेस यूजिंग फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोसेस, जिसमें विद इन अ नंबर ऑफ स्टेजेस डिफरेंट, कि आपने स्टेजेस बनाई हैं, प्लान किया हुआ कि दिस वन स्टेज इसमें ये मुझे काम करने हैं, ये स्टेज है इसमें ये काम करने हैं और ये स्टेज है मुझे ये काम करने हैं। आइडेंटिफाई लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस, आपको पहले ही रिस्क और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बेनिफिट्स और उसकी सारी ड्रॉबैक्स का पता होना चाहिए।
हैंस हैव कॉन्फिडेंस कंट्रोल अप्रोप्रिएट, और आप अपने कॉन्फिडेंस को अप्रोप्रिएटली कंट्रोल कर सकें, जो चीज़ें आपने प्लान की हैं उसको अप्रोप्रिएटली आप कंट्रोल कर सकें, आपको पता हो कि ये चीज़ें मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। कॉस्टली एंड स्लो रिक्वायर एक्सपर्ट एनालिस्ट, महंगा हो और स्लो हो, लेकिन एनालिस्ट का एक्सपर्ट जो है उनकी एक्सपर्टीज़ की एनालिस्ट होना लाजमी है, उनके व्यूज़ का होना लाजमी है। मे बी ए लीगल रिक्वायरमेंट टू यूज़, और आपकी डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लीगली यूज़ करें। ये नहीं है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आप लिख लें वो इनलीगल हो और आपको बाद में कहीं भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो जो भी आप काम करें वो लीगली करें। suitable for large organization with IT system critical to their business objective, कि जो बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके IT सिस्टम्स और डिफरेंट जो क्रिटिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखें कि ये वाले जो बड़े हैं उनके प्लान्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके टाइम को, उनकी व्यूज़ को और उनकी बेनिफिट्स और रिस्क को भी हम नज़र में रखें। वो हमारे लिए एक जो प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस व्यू होता है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे है कंबाइंड अप्रोच, कंबाइंड एलिमेंट ऑफ अदर अप्रोचेज, जिसमें है इनिशियल बेसलाइन ऑन ऑल सिस्टम, कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी इनिशियल बेसलाइन जो है वो कैसी है, किस तरह हमने उसका स्टार्टअप लिया है। इनफॉर्मल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिस्क, डिफरेंट क्रिटिकल रिस्क जो हैं इनफॉर्मल एनालिसिस वगैरह करें। फॉर्मल असेसमेंट ऑन दी सिस्टम्स के हम फॉर्मल असेसमेंट करें। आइट्रेटेड एंड एक्सटेंडेड ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जो हमारी आइट्रेशन है और एक्सटेंड इसको चेंज करते रहें। बेटर यूज़ ऑफ टाइम एंड मनी रिसोर्सेज, आपका टाइम और जो पैसा है उसका रिसोर्सेज उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि बेवकत हम जहाँ पे भी पैसे लगा दें, जहाँ पे रिसोर्स की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है हम वहाँ लगाएं, अदरवाइज नहीं। बेटर सिक्योरिटी अर्लियर एंड इन्वॉल्व, अच्छी सिक्योरिटी हो हमारी, ठीक है, सिक्योरिटी बेस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड ही हमारी सिक्योरिटी पे हैं। मे मिस सम रिस्क अर्लियर, क्या पता कि हम स्टार्टिंग में कुछ रिस्क मिस कर दें और बाद में वो अचानक रिस्क हमारे पास सामने आ जाए, हमारे प्लान में ना हो, और वो रिस्क हमारे प्लान में ना हो। आइटरेटेड आगे है रिकमेंडेड अल्टरनेटिव फॉर दोज ऑर्गेनाइज, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलती जुलती है उनके साथ उनको भी रिकमेंड करें, उनसे भी व्यूज़ अपने प्लान्स उनके साथ उनकी भी रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। ठीक है, आगे डिटेल रिस्क एनालिसिस प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले एसेट्स आइडेंटिफिकेशन है और सिस्टम करेक्टराइजेशन है कि डिटेल रिस्क एनालिसिस प्रोसेस, रिस्क कैसे कैसे होना चाहिए। हमें एसेट्स आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, जो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे रही है वो कैसी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो हमारी चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, वो हमारी बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, कि हमें थ्रेट भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस किस टाइप के थ्रेट्स का सामना हमें करना पड़ सकता है, और उसके लिए हमने अपना एंटी जो उसका सामना करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं या एंटी प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट करने के लिए रखे हुए हैं, वो क्या है। वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन, कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन है कि हमें लॉस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या सामना हमें हो सकता है। आगे है एनालाइज रिस्क, हमें रिस्क को एनालाइज करना चाहिए। कंट्रोल एनालिसिस के हमें किस किस रिस्क से गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या फेस इन चीज़ों में कर सकते हैं। लाइकलीहुड डिटरमिन, हाँ, और दूसरी बात डिटर्मिनेशन कि किस किस चीज़ पे हमें डिटर्मिन रहना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने ऑब्जेक्टिव में वक्त के साथ भी नहीं निकाल सकते और ये बहुत ज़रूरी हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस डिटर्मिन कॉन्सिक्वेंसेस, हमें एनालिसिस का भी इम्पैक्ट करना चाहिए कि हमारे जो हमने एनालिसिस किए हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, जो हमने प्लान्स किए हैं उसका इम्पैक्ट किसी और पे तो नहीं पड़ रहा, उसकी इम्पैक्ट उसकी चीज़ों का वो कहाँ पे हो रहा है। रिस्क डिटर्मिनेशन, कि हम रिस्क हमें किस किस चीज़ का सामना करें, कहाँ कहाँ हमें रिस्क हो रहा है। अगर कंट्रोल रिकमेंडेशन है रिज़ल्ट डॉक्यूमेंटेशन,
रिकमेंडेशन को किस तरह हम कंट्रोल करें, अपने रिजल्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी चाहिए। दीज आर द 8 थिंग्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस। इन 8 चीज़ों से हम गुजर के जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। उसके बाद ये देखें, इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया है। सिस्टम करेक्टरिस्टिक में आइडेंटिफाई एसेट्स, एनीथिंग विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, कि कोई भी चीज़ जो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, कि हमें अब जो अपनी वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, तो वो किस तरह हों। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इन प्रैक्टिस ट्राई टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एसेट्स। आगे है ड्रॉ ऑन एक्सपर्टीज ऑफ पीपल इन रेलेवेंट एरियाज, ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई किया सर जो रेलेवेंट एरिया में डिफरेंट जो आपने एक्सपर्टीज़ एम्प्लॉय हायर किए हैं, उन लोगों से डिफरेंट एक्सपर्टीज़ से जो हैं उनसे डिस्कस किया जाए, उनसे अपने सारे प्लान ड्रॉ करवाए जाएँ। आइडेंटिफाई इंटरव्यू सच पर्सनल, इंटरव्यूज़ किए जाएँ, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सी चेकलिस्ट इन वेरियस स्टैंडर्ड, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट बनानी चाहिए हमें कि ये चीज़ हो गई है, हमारा ये प्लान ये इस तरह का। ठीक है, आगे है थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। टू आइडेंटिफाई थ्रेट और रिस्क टू एसेट्स, आस्क हु और व्हाट कुड कॉज इट हार्म, कि कौन और कैसे किस तरह हमारे सिस्टम को हार्म कर सकता है, किस तरह कोई थ्रेट आ सकता है। हाउ कुड दिस अकर, किस तरह ये अकर हो सकता है, किस तरह ये प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। थ्रेट्स आर एनीथिंग दैट हिंडर और प्रिवेंट एन एसेट प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ की सिक्योरिटी सर्विस। यस, हम अपने एसेट्स को बचा सकते हैं जब हमने अप्रोप्रिएट लेवल की आपको सिक्योरिटी दी होगी अपने एसेट्स को। अगर हमने अपने सिस्टम को इतना सिक्योर और उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की रखी होगी कि वो किसी किस्म के थ्रेट उस पर इफ़ेक्ट ना करे, तो इस तरह हम अपने इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं किसी न किसी रिस्क से। क्लियर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी। आई थिंक थर्ड और फोर्थ लेक्चर था जिसमें हमने, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। वहाँ से आप अगर इसको रिकॉल करना चाहते हैं तो वहाँ से वो लेक्चर आप दोबारा सुन सकते हैं। एसेट्स में है मल्टीपल थ्रेट्स। एसेट्स में ये नहीं है कोई एक थ्रेट आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी आ सकते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी लेवल हर तरह के थ्रेट से बचने के लिए रेडी होनी चाहिए, ताकि हम किसी न किसी रिस्क में ना पड़ें। आगे थ्रेट रिसोर्सेज। थ्रेट में भी नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड, कुछ होते हैं जो अल्लाह की तरफ से थ्रेट आ जाते हैं, जैसे ज़लज़ला हो गया, ये तो रियल लाइफ में सिस्टम में भी कुछ ऐसा हो सकता है। आगे मैन मेड एंड अदर एक्सीडेंटल और डेलिबरेट, या तो कुछ एक्सीडेंटल यानी कोई बंदा चाह नहीं रहा होता लेकिन वो हो जाता है उससे, या कुछ इंसान के बनाए हुए ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो खुद जानबूझ के वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दीज आर द थ्रेट सोर्सेज। शुड कंसीडर ह्यूमन अटैकर्स मोटिवेशन, कैपेबिलिटी, रिसोर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक, डिटरनेस, एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अटैक एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहे हैं कि शुड कंसीडर ह्यूमन अटैकर्स, ह्यूमन के अटैकर्स में जो कंसीडर करनी चाहिए हमें मोटिवेशन, इस पे भी अटैक हो सकता है, आपकी मोटिवेशन जो है, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी डिफरेंट जैसी कैपेबिलिटी है, कोई आपकी कैपेबिलिटी पे वो कर सकता है अटैक। रिसोर्सेज पे, जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक, कि किस लेवल की अटैक की आपकी प्रोबेबिलिटी, और डिटरनेस, और कोई जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का अगर कोई अटैक हुआ है तो उसको भी हमें रिकन्सिडर करना चाहिए कि उनको साथ साथ हम हैंडल कर सकें। ये ना कि लास्ट पे हम इग्नोर करते हैं कि जो माइनर्स हैं एंड पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़े। क्लियर, आगे है आइडेंटिफाई एक्सप्लॉयटेबल फ्लॉज और वीकनेस इन ऑर्गेनाइजेशंस आईटी सिस्टम और प्रोसेस, के सिस्टम की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आईटी सिस्टम और डिफरेंट प्रोसेस की वीकनेस और फ्लॉज को देखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन कौन से फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को हमें कम से कम या ख़त्म करना चाहिए। हैंस डिटर्मिन एप्लीकेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशन, के
ऑर्गेनाइजेशन पे किस किस्म के थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंट है और क्या उसकी एप्लीकेबल, किस तरह वो किस चीज़ पे थ्रेट्स आ सकते हैं। तो वो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को तैयार रखना चाहिए रिस्पॉन्स देने के लिए। नो नीड कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेट एंड वर्नेबिलिटी टू क्रिएट अ रिस्क। हमें थ्रेट और वर्नेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किसी किस्म का रिस्क या अपने एसेट्स पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की। आगे अगेन कैन यूज़ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज़ इन स्टैंडर्ड डीटीसी। हमें डिफरेंट पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज़ की लिस्ट चाहिए होती है जिसको हम यूज़ कर सकें। क्लियर। आगे है एनालिसिस रिस्क और कंट्रोल एनालिसिस। स्पेसिफाई लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आइडेंटिफाइड थ्रेट टू एसेट गिवन एग्जिस्टिंग कंट्रोल। जिसमें वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑपरेशनल टेक्निकल प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ ओआरजीज टू सम रिस्क। कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिस्क से बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करें, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखें। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई सीक्वेंस शुड थ्रेट अकर। कुछ थ्रेट्स का सीक्वेंस होता है वो भी अकर होते हैं। हैंस डिराइव ओवरऑल रिस्क रेटिंग फॉर ईच थ्रेट। हर थ्रेट की हमें रेटिंग भी देखनी चाहिए कि किस लेवल का है, क्या रेटिंग है इसकी। जैसे रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी थ्रेट अकर। जितना जिस थ्रेट से प्रोबेबिलिटी अकर जिस प्रोबेबिलिटी से हमारा थ्रेट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैमेज हो रही है, कॉस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क आ जाएगा कि कितने % हमें रिस्क लेना होगा। तो ये चीज़ें भी हमारे प्लान में स्टार्टिंग में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। इन प्रैक्टिस एवरी हार्ड टू डिटरमिन एग्जैक्टली यूज़ क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। हमें क्वालिटेटिव चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 5, 6, 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं एंटीवायरस या थ्रेट से बचने के लिए, लेकिन वो वर्क बहुत कम कर। तो हम क्वालिटेटिव कोई एक ही अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, वो उन क्वालिटेटिव उन क्वांटिटेटिव से बेहतर है जो हम 5, 6, 10 करें। एम टू ऑर्डर रिजल्ट रिस्क इन ऑर्डर टू ट्रीट दैम। आगे ये कि जितना आप रिस्क से बचने के लिए प्लान करते हैं उतना आप अच्छा ट्रीट होते हैं। आगे लाइक्लीहुड डिटर्मिनेशन है। लाइक्लीहुड डिस्क्रिप्शन में वो कह रहे हैं कि एक्सपेंडेड डेफिनेशन जो है रेयर, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली। ये आपने प्रोबेबिलिटी का आई थिंक कोर्स पढ़ा होगा इन योर सेकेंड सेमेस्टर। तो उसमें ये आपने टर्म्स यूज होंगे। रेयर कैसे कहते हैं? मे अकर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड मे डीम लकी और वेरी अनलकी। अनलाइकली में कुड अकर एट सम टाइम्स, पॉसिबल में माइट अकर एट सम टाइम्स, कि मे बी कि हो सकता है या नहीं। लाइकली में विल प्रोबेबली अकर, और आलमोस्ट सर्टेन में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर, कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अकर होगा इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड सर्टेनली सूनर और लेटर। जल्दी हो या लेट हो, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आगे है कॉन्सिक्वेंसेस और एक्सपेंडेड डेफिनेशन उसकी। इनसिग्निफिकेंस जिसको कहते हैं रिजल्ट ऑफ माइनर सिक्योरिटी, कम फ़ायदा देने वाली। जैसे इम्पैक्ट ऑफ इज लाइकली लास्ट लेस, रिक्वायर ओनली माइनर एक्सपेंडिचर टू। आगे माइनर है रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, इसको इम्पैक्ट इज़ लाइकली टू लास्ट लेस भी कह सकते हैं, कैन बी रेक्टिफाइड भी कह सकते हैं। मॉडरेट जिसमें लिमिटेड सिस्टमेटिक सिक्योरिटी है, इम्पैक्ट इज़ लाइकली टू लास्ट अप है, और रिक्वायर मैनेजमेंट है। और मेजर में ऑनगोइंग सिस्टमेटिक सिक्योरिटी ब्रीच है, इम्पैक्ट विल लाइकली लास्ट 4 to 8 weeks और रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट इंटरवेंशंस एंड रिसोर्सेज। आगे है लॉस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। ये सारे मेजर में आते हैं। उसके बाद ये कैटास्ट्रॉफिक है और डोम्स डे है, उसके बारे में इसकी एक्सपेंड डेफिनेशन है कि मेजर सिस्टमेटिक सिक्योरिटी ब्रीच है, इम्पैक्ट विल लास्ट फॉर 3। ये तो सिर्फ ऐसी हैं कि इनका क्या हम मतलब ले सकते हैं, इनको आप गो थ्रू खुद ही कर लीजिएगा। एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये जो है इन चीज़ों के ये वाली अगर टर्म्स यूज़ हों तो हम अपने बिजनेस में या रिस्क असेसमेंट में इनका क्या मतलब लेते हैं। ठीक है। आगे है रिस्क डिटर्मिनेशन। वंस द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच स्पेसिफिक थ्रेट हैव बीन आइडेंटिफाइड, अ फाइनल लेवल ऑफ रिस्क कैन बी असाइंड।
कि जब हमारे पास रिस्क आइडेंटिफाई थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्पेसिफिक के कौन कौन, तो हम क्या करते हैं अपने रिस्क को फाइनल लेवल की तरफ लेकर चलते हैं। दिस इज़ टिपिकली डिटर्मिन यूजिंग अ टेबल डेट मैप दिस वैल्यू टू रिस्क लेवल, कि हम एक टेबल बनाए उसमें अपनी वैल्यूज़ को रिस्क में मैप करें कि कौन कौन से किस तरह, सच एज दो शोन इन टेक्स्ट, ये नीचे टेबल है उसमें दिखाती हूँ अभी। उस टेबल में वो कह रहे हैं कि द बिलो टेबल डिटेल द रिस्क लेवल साइन टू ईच कम्बिनेशन, सच टेबल प्रोवाइड द क्वालिटेटिव इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस टू आइडियली रिस्क कैलकुलेटिंग यूजिंग क्वांटिटेटिव वैल्यूज, इट इज़ इंडिकेटेड। चलो हम ये देखते हैं, ये है ऑलमोस्ट सर्टेन, लाइकली, पॉसिबली, अनलाइकली और रेयरली। कौन सी उसमें है, डूम्सडे, ठीक है, कैटास्ट्रोफिक और मेजर, मॉडरेट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। ये आपके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपके बिजनेस में आ सकते हैं, कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। जैसे डूम्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सर्टेन ई पहले हैं और मेजर, इनसिग्निफिकेंट, एज है। तो ये जस्ट उन्होंने मैपिंग की हुई है। तो अब आप अपना एक लेट्स सपोज कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम बनाना है, तो उसकी आप कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रिस्क आप खुद देख सकते हैं कि उसके क्या क्या हैं। क्लियर। आगे डिस्क्रिप्शन है एक्सट्रीम, ई का मतलब है एक्सट्रीम, के जैसे ऑलमोस्ट सर्टेन है, डूम जो है वो एक्सट्रीम है, कैटास्ट्रोफिक एक्सट्रीम है, मेजर उसमें एक्सट्रीम है, मॉडरेट एक्सट्रीम है, लेकिन माइनर जो है वो हाई है और इनसिग्निफिकेंट भी वो हाई है। एक्सट्रीम का मतलब है रिक्वायर्ड डिटेल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, के प्लानिंग एट एग्जेक्टिव डायरेक्टिव लेवल, के आपकी प्लानिंग जो एग्जेक्टिव और डायरेक्टिव लेवल की है, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, प्लानिंग और मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। अगर एज है तो उसमें रिक्वायर्ड मैनेजमेंट अटेंशन, मैनेजमेंट के अटेंशन की ज़रूरत है। प्लानिंग एट अ सीनियर प्रोजेक्ट टीम लीडर होना चाहिए। प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, कि काम किस किस का होना चाहिए। अगर मीडियम है कैन बी मेजर्ड बाय एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर और मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉय, के डिफरेंट एम्प्लॉय से मैनेजमेंट। और लो का मतलब है कैन बी मैनेज थ्रू राउटिंग प्रोसीजर से वो किस तरह करते हैं। इन सब चीज़ों को EHML इनके मतलब के लिहाज से हम ये टेबल फिल कर सकते हैं कि लाइकली में डूम डे है या कैटास्ट्रोफिक है, मेजर है, उसमें किन किन चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये बस एक स्केच है जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता है अपने बिजनेस या रिस्क असेसमेंट के लिए। आगे कंट्रोल रिकमेंडेशन एंड रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट इन रिस्क रजिस्टर एंड एवेल्यूएट रिस्क। सबसे पहले एसेट्स है हमारे पास इंटरनेट राउटर और डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा सेंटर, और उसमें थ्रेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंटरनेट राउटर है, उसमें थ्रेट है आउटसाइडर हैकर। यस, इंटरनेट राउटर में कोई भी हैकर, इंटरनेट है तो उसमें हैकर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। एग्जिस्टिंग कंट्रोल एडमिन और पासवर्ड ओनली। लाइकलीहुड पॉसिबल है। कॉन्सिक्वेंस मॉडरेट, कॉन्सिक्वेंट वो कह रहे हैं कि मॉडरेट होंगे। और लेवल ऑफ रिस्क हाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, और रिस्क प्रायोरिटी 1 है। पहले हमें रिस्क को देखना होगा, जो रिस्क को प्रायोरिटी 1 पे रखना चाहिए। आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा सेंटर, इसमें थ्रेट जो है एक्सीडेंटल फायर और फ्लड, कुछ एक्सीडेंटल हो जाएं या कुछ इस तरह के। और एग्जिस्टिंग कंट्रोल नन, कुछ भी नहीं। नो डिज़ास्टर रिकवर प्लान, को इसमें को अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तो रिकवर प्लान है ही नहीं। लाइकलीहुड अनलाइकली है इसमें। कंसिक्वेंसेस मेजर हैं। लेवल ऑफ रिस्क हाई है, और लेकिन इसमें रिस्क प्रायोरिटी जो सेकंड पे होगी, क्योंकि ये जो हैं वो बाय नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई खुद का इंसान का या उसका कोई कमाल नहीं है। ठीक है, या आपका कोई सिस्टम है वो वैसे ही गिर के टूट गया, या कुछ उसमें पानी गिर गया, या आपकी सिक्योरिटी वैसे ही डैमेज हो गई इस वजह से, तो डेट इज़ नेचुरल। उसमें आपका रिस्क जो होगा आपने पहले से प्लान नहीं किया हुआ उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने खुद से प्लान की होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने प्लान नहीं की होती हैं और वो अकर हो जाती हैं। तो उससे ये है कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंट करनी है, उसकी एवेल्यूएशन किस तरह करनी है। तो उसमें ये इन दो चीज़ों का है कि अगर इंटरनेट राउटर है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा सेंटर है तो उसमें ये है कि आपकी थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ और आपकी एग्जिस्टिंग कंट्रोल और लाइकलीहुड सीक्वेंसेस, लेवल ऑफ रिस्क और रिस्क प्रायोरिटीज़। तो ये इसके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो रिस्क असेसमेंट पे था। ठीक है, तो इसके बाद
हम साइबर सिक्योरिटी पे पढ़ेंगे अच्छे से। ये रिस्क असेसमेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सारी पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी आईटी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर था, ठीक है। तो टर्म्स वही होती हैं, थोड़ी टर्म्स का चेंज होता है, लेकिन आपकी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बेसलाइन कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। मैंने आपको ये लेक्चर इसी बेस पे पढ़ाया है कि आप अगर फिज़िकल बिजनेस की तरफ देखें और आप आईटी सिक्योरिटी की तरफ देखें, दोनों पे आप लोगों को बेनिफिशियल ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। ओके जी, आज के लेक्चर हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़।